क्या वास्तव में घर बैठे ऑक्सीजन का लेवल योग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रणाम आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। हम सभी जानते हैं कोरोना की इस दूसरी लहर में ये वायरस सीधा ही फेफड़ों पर आक्रमण कर रहा है। इसके सिम्टम्स ही तभी आ रहे हैं जब तक कि आपके फेफड़े जो है 25% तक ख़राब हो चुके होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पड़ रही है। ऑक्सीजन की पूरे देश भर में कितनी शॉर्टेज है, कितनी कालाबाजारी हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। ऑक्सीजन के कारण कितने लोग प्रतिदिन दम तोड़ रहे हैं, ये भी हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हम कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अगर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि जब तक ऑक्सीजन का अरेंजमेंट ना हो पाए हम हमें सुरक्षित रख पाएँ? तो क्या योग इसमें सहायक हो सकता है? क्या योग इसमें कुछ सहायता कर सकता है? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत कब पड़ती है। तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि क्या आपको वास्तव में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। और चौथे पार्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे हम योग के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को ही देखना चाहते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके डायरेक्टली उस पार्ट तक भी पहुँच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, ये आपके फेफड़ों पर या श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। जब भी ये आपके शरीर में प्रवेश करता है तो जो फेफड़े होते हैं उसकी एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। इन एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करने के कारण ये जो लंग्स हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। लंग्स का फंक्शन क्या होता है कि ये वायु में से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचाता है। ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को हार्ट तक पहुंचाती है और फिर हार्ट से ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिलीवर होती है। तो अगर लंग ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी जो है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कोरोना वायरस जो है आपके फेफड़ों पर आक्रमण करता है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, वातावरण में 25% के लगभग ऑक्सीजन है और 78% के लगभग नाइट्रोजन है और 1% अन्य कुछ दूसरी गैसें मिलती हैं। मान लीजिए कि आप एक ब्रेथ में, जस्ट एज्यूम कीजिए कि आप एक ब्रेथ में 1 लीटर हवा जो है अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो उस 1 लीटर हवा में सिर्फ 25% ऑक्सीजन है। अब अगर आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं तो आप एक इनहेल में 1 लीटर हवा अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो 25% ऑक्सीजन मिल रही थी उसका रेशियो अब और भी ज़्यादा कम हो गया है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसे में उस कमी को पूरा करने के लिए आपको बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, जो कि लगभग 99% प्योर ऑक्सीजन होती है। ऐसे में आप भले आपकी कैपेसिटी अब 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर हवा लेने की नहीं रही, आप अगर आधा लीटर भी हवा ले रहे हैं लेकिन उस आधा लीटर हवा के अंदर भी पूरी की पूरी ऑक्सीजन होगी। ऐसे में आपकी ब्रीथिंग भले ही शॉर्ट हो गई है लेकिन आपकी ऑक्सीजन की कमी शरीर में नहीं होगी। इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ सकती है। देखिए, अगर ये जानना है तो सबसे पहले हमें सीटी सीवियरिटी स्कोर को समझना होगा। किसी भी कोविड पेशेंट का सीटी स्कैन कराया जाता है और उस सीटी स्कैन से एक सीटी सीवियरिटी स्कोर निकलता है। वो स्कोर कैसे निकलता है उसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जान लेते हैं कि इस सीटी सीवियरिटी स्कोर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर 0 से 8 के बीच में है तो मतलब है कि आपकी इलनेस माइल्ड है, आपको बहुत माइल्ड कोरोना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर 8 से लेकर 15 के बीच में है तो फिर आपको मॉडरेट इलनेस है। अब आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, प्रॉपर प्रिकॉशंस, दवाइयाँ, सब कुछ लेना पड़ेगा। और अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर 15 से लेकर 25 तक में है तो फिर इसका मतलब है कि आपको सीवियर इलनेस है। अब आपको
सचेत होना है, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है, ऑक्सीजन पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए, अगर आप माइल्ड इलनेस में है, माइल्ड में है, 0 से 8 के सीटी स्कोर के बीच में है, तो फिर आप घबराइए मत, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप की 8 से 15 और 15 से 25 के बीच में आते हैं तो हो सकता है आपको ऑक्सीजन बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है कि हम कैसे चेक करें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं। देखिए, ये मुझे बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है घबराहट के मारे ही ऑक्सीजन कम होने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि वास्तव में उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं। कई लोग स्टोर करके भी रख रहे हैं, जैसे ही कोविड हो गया वो अपने घर में स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, सब कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रख रहे हैं, एडवांस में ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। इसमें से जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको वास्तव में ऑक्सीजन कमी हो रही है या नहीं, या आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोविड वायरस ने आपके लंग को अभी तक अफेक्ट किया है या नहीं किया है। इसके लिए सीधा सा है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी SpO2 94 या उससे ज़्यादा है तो फिर आप सुरक्षित हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेफड़े अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे पहुंच रहा है तो फिर चिंता करने वाली बात है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब अब संक्रमण आपके फेफड़ों तक निश्चित रूप से पहुंच चुका है। एक और तरीका है, अगर आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप 30 सेकंड तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करके देखिए, यानी कि आप अपनी पूरी श्वास को जितना भर सकते हैं फेफड़ों में भर लीजिए और उसके बाद 30 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए। अगर आप बिल्कुल सुरक्षित रूप से 30 सेकंड तक अपनी ब्रेथ होल्ड कर पाते हैं तो आपके फेफड़े एकदम सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 30 सेकंड तक भी अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में संक्रमण शुरू हो चुका है, भले ही वो कोविड का संक्रमण हो या किसी और चीज़ का संक्रमण हो, लेकिन अब आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ कि क्या योग से वास्तव में शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। योग में कई ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जिनके ज़रिए आप शरीर में तुरंत ही ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसे मेडिकली प्रूव किया जा चुका है, स्वामी रामदेव जी इसे लाइव प्रूव कर चुके हैं और भी कई योगी प्रतिदिन इस बात को निश्चित कर रहे हैं कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कोरोना अटैक के कारण आपकी लंग्स की एयर को लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर आप पहले 1 लीटर एयर ले रहे थे तो अब उसमें से ½ लीटर एयर ही ले पाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी तरह से आप फिर से 1 लीटर एयर लेने लग जाएं तो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी नॉर्मल हो जाएगी। ये कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं। देखिए, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको माइल्ड कोविड है या आप अभी तक कोविड संक्रमित नहीं हुए हैं तो कौन सी यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए, और अगर आप मॉडरेट और सीवियर इलनेस कैटेगरी में हैं और आपको तुरंत ही ऑक्सीजन बढ़ाने की ज़रूरत है तब फिर आपको क्या करना होगा। तो ये 2 पार्ट में मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सब टॉपिक की तरफ कि अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं हैं और या फिर आप माइल्ड कोविड सीवियरिटी में है तो फिर आप क्या करेंगे। इसके लिए बेहद ही 2 सरल सूक्ष्म क्रियाएं हैं या 2 आसन हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रसारित हस्त आसन। इसमें आपको अपने हाथों को प्रसारित करना होता है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएंगे और कमर को सीधा रख लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर 2 विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी कमर को झुका लेते हैं तो आपके डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है और वो एयर को पूरी तरह नहीं ले पाता है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे तभी आपके फेफड़ों और आपके डायफ्राम में स्पेस बन पाएगा और एयर अच्छी तरह से अंदर स्टोर हो पाएगा। तो हमेशा सीधे बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोविड संक्रमित भी हैं
तो भी आप जितनी देर हो सके सीधे बैठिए और कंधों को ढीला छोड़िए। कंधों को पीछे इस तरह से सीधा नहीं बैठना है, कंधों को ढीला छोड़ के रखिए। दूसरी बात, अगर आप कोविड संक्रमित हैं और आपको उबासी आ रही है, जम्हाई आ रही है, तो उससे रोके ना या मुंह बंद ना करें, खुलकर जम्हाई ले, क्योंकि उसका मतलब ही है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो जितना हो सके पूरा मुंह खोलकर जम्हाई लेने से ज़्यादा एयर आपके अंदर जाएगी। तो ये दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आइए अब फिर से बढ़ते हैं हमारे प्रसारित हस्तासन की तरफ। तो कमर सीधी कर दें, दोनों हाथ घुटनों पर खुले हुए रखें। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों हाथों को सामने इस तरह से लाकर और अपने अंदर श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाना है। देखिए ऐसे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने लेकर आइए। देखिए मैं इसके 3 राउंड आपको फिर से करके दिखा रहा हूं। ये है आपका प्रसारित हस्तासन। इसमें आप अपने हाथों को प्रसारित करते हैं। जैसे ही आप अपने हाथों को पीछे की तरफ प्रसारित करेंगे तो आपका चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगा और डीप ब्रीदिंग अच्छे से कर पाएंगे। आपकी कमर सीधी होने के कारण डायफ्राम और इस हार्ट पिंजर के बीच में भी जगह हो जाएगी, तो आप एयर और ज़्यादा ले पाएंगे। तो ऐसा आप 7-7 के 3 राउंड्स में कीजिए, 21 बार कीजिए और आप इसे दिन में 3 बार या 4 बार भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये करने से पहले आपका पेट हल्का खाली होना चाहिए, यानी अगर आपने कुछ भारी खाना खाया तो उसके 2 से ढाई घंटे बाद ही इस आसन को कीजिएगा। तो ये है हमारा प्रसारित हस्त आसन। दूसरा जो है वो हमारा एक सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म व्यायाम है। इस सूक्ष्म व्यायाम में आपको क्या करना है कि अपने हाथों को या अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रख लीजिए और इसके बाद आपको अपने कंधों को क्लॉकवाइज मूवमेंट में रोटेट करना है। देखिए कुछ ऐसे। तो जब भी आप अपने कंधों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो श्वासों को अंदर भरेंगे और जैसे ही कंधे नीचे की तरफ आएंगे श्वास छोड़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह। और फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। इसके भी आप 10-10 के 3 सेट ज़रूर कीजिएगा। इसमें भी वही हो रहा है, आपका चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है जिससे कि आपकी एयर टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रसारित हस्त आसन और एक स्कंद संचालन, ये दो, एक आसन है और एक सूक्ष्म व्यायाम है। इसे करने से आप ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। ये उनके लिए है जिन्हें अभी तक कोविड या तो नहीं हुआ है या फिर वे माइल्ड सीवियरिटी में है। लेकिन अगर आप मॉडरेट या सीवियर सीवियरिटी में आ रहे हैं तो फिर ऐसा है कि ये आसन करने के लिए शायद हो सकता है आपके पास में उतनी एनर्जी ही ना बचे, या फिर आपको तुरंत ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। उस स्थिति में 3 क्रियाएं ऐसी है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, जो आपको उसी सीक्वेंस में करनी है। ये ध्यान रखिए, ये इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। किसी भी तरह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर तो अरेंज करना ही है, लेकिन जब तक वो अरेंज नहीं कर पाते हैं तब तक आप अपने आप को बचाने के लिए ये क्रियाएं ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो। लेकिन अगर आप मॉडरेट कैटेगरी में हैं और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है तो फिर आप इसे कर सकते हैं आसानी से, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसमें 3 आसनों का एक सीक्वेंस है, जिसमें सबसे पहले है अष्टांग प्रणिपात आसन, दूसरा है बाल आसन और तीसरा है मकर आसन। इन आसनों को जैसे मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अष्टांग प्रणिपात आसन। अष्टांग प्रणिपात में आपके शरीर के 8 अंग भूमि पर स्पर्श होते हैं, उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी हवा में होती है। 8 अंग क्या क्या होते हैं? आपका मस्तक, आपके दोनों कंधे, आपकी छाती, आपके दोनों घुटने और आपके दोनों
पाँव। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अलावा आपका कोई भी अंग शरीर को छूता नहीं है। इसे साष्टांग प्रणाम भी कहा जाता है, जो कि कई लोग मंदिरों में करते भी हैं भगवान के आगे, लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते। दरअसल इसमें 8 अंग ही शरीर को छूने चाहिए। तो देखिए, इसे करने के लिए आपने क्या करना है, कई तरीके से इसे किया जा सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले लेट जाना है पेट के बल, इस तरह, और इसके बाद अपने माथे को नीचे झुका लीजिए। क्या आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरा मस्तक, मेरी छाती, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 घुटने और मेरे 2 पांव ही जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। मेरा जो पेट है वो हवा में है, मेरी जो थाइज है वो भी हवा में है, मेरी जो पिंडलियां हैं वो भी हवा में है। कुछ इस तरह। अगर अष्टांग प्रणिपात आसन में आप 6 से 7 मिनट तक रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम 3 मिनट तक तो रहें। इस आसन में पहुंचने के बाद आपकी श्वास अपने आप बढ़ जाएगी, उसे बढ़ने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन गहरी और लंबी सांसें लेने की कोशिश कीजिए। इस अष्टांग प्रणिपात आसन के तुरंत बाद आपको बालासन में आ जाना है। बालासन के कई वेरिएशन हैं, तो आप उनसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने बालासन का पहले बैठकर करने वाला आसन देखा हो तो वो भी सही है, और ये वाला बालासन जो है आपको इस सीक्वेंस में ऐड करना है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसे करने के लिए आपने क्या करना है कि आप अष्टांग प्रणिपात आसन से सीधा लेट जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे। तो उसको टक नहीं करना है, तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए और अपने एक पांव को आपने मोड़ देना है इस तरह से, और हाथ को भी आगे सामने। आपका दूसरा पांव और दूसरा हाथ जो है वो सीधा जमीन पर रहेगा, इस तरह। और इसके बाद अपने मस्तक को भी टर्न करके रखना है जमीन पे। ये है बालासन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो बच्चे होते हैं वो इसी अवस्था में सोते हैं, इसे बालासन कहा जाता है। तो इस आसन में भी आपने 6 से 7 मिनट तक रहना है। इसके बाद ये आसन आप दूसरी तरफ भी करेंगे 6 से 7 मिनट। देखिए, कुछ इस तरह। और 6 से 7 मिनट के बाद पुनः आप अपनी सामान्य स्थिति में आ जाइए। और इसके बाद आपको मकर आसन करना है। मकर आसन करने के लिए कुछ नहीं, आपको दोनों हाथों को यहाँ पर सामने बांध कर रख देना है। अगर आप महिला हैं तो आपका बायां हाथ ऊपर रहेगा, और अगर आप पुरुष हैं तो आपका दायां हाथ ऊपर रहेगा। इसके बाद देखिए, दोनों पाँवों को अपोजिट दिशा में ऐसे खोल लीजिए। इन्हें ऐसे नहीं खोलकर, ऐसे बंद करके नहीं रखें, दोनों को अपोजिट दिशा में खोल लीजिए। और इसके बाद अपने मस्तक को हाथों पर लगा लीजिए। और अब यहाँ पर 6 से 7 मिनट लंबी गहरी सांसें लीजिए। तो ये है आपका मकर आसन। तो ये 3 आसनों का सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। सबसे पहले अष्टांग प्रणिपात, हो सके तो 6 से 7 मिनट, अगर नहीं संभव हो तो कम से कम 3 मिनट कीजिए। अष्टांग प्रणिपात में जाने के बाद आपकी श्वासें अपने आप बढ़ जाएंगी, पर कोशिश कीजिए लंबी गहरी सांसें आप ले पाएँ। अष्टांग प्रणिपात के तुरंत बाद आपको बालासन करना है। बालासन भी 6 से 7 मिनट एक तरफ और 6 से 7 मिनट दूसरी तरफ, और उसके बाद पुनः 6 से 7 मिनट जो है आपको मकर आसन में आ जाना है। ये 3 आसन एक साथ ही आपने करने हैं। इन 3 आसनों के 3 राउंड्स आप पूरे दिन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हर 2 राउंड के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपका पेट हो सके तो खाली होना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ये आसन नहीं करेंगी। वो क्या कर सकती है, वो एक बहुत ही पावरफुल क्रिया है जिससे तुरंत बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, वो कर सकती हैं। वो मैं अपने कल के वीडियो में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको मेरा कल का वीडियो देखना पड़ेगा, वरना आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सारी जानकारी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।